हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वीएन स्टडी पर। आपको जो है फर्स्ट सेमेस्टर करवा दिया था, ये सेकंड सेमेस्टर है। अब सेकंड सेमेस्टर के भी आपको थ्योरी के क्वेश्चन आपको जो है करा दिए जा रहे हैं, ताकि आपको ये नहीं लगे कि कोई भी आपको चीज़ छूटी हुई है। तो चलिए हम सेकंड सेमेस्टर के भी क्वेश्चन जो है लेकर के आ गए हैं। इसमें आपको पूरे सेकंड सेमेस्टर के क्वेश्चन भी करा दिए जाएंगे, क्योंकि आपको बता दें कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर मिलकर के हमारा फर्स्ट ईयर बनता है। ठीक है, अभी जो ईयरली पेपर हो रहे हैं तो इनमें क्या है, आपको फर्स्ट ईयर का पेपर आएगा जिसमें आपका फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों इंक्लूड रहते हैं। तो इसलिए दोनों की क्वेश्चन आपको देखना इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट की तो आप देख ही चुके होंगे, नहीं देखे हैं तो आप लोग लिंक पे जाकर के देख सकते हैं। मैं उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी आपको दे दूंगा। चलिए तो देख लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। यदि आप वीडियो पे इस चैनल पे नए हो तो आपको बता दें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यदि मेहनत करके हम आपकी ये वीडियो बनाते हैं तो इस आप केवल एक लाइक को कर ही सकते हैं। यदि आप वीडियो इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर सकते हैं, तभी आपको इसको देखने का कोई मतलब निकलेगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। लिखा हुआ है पावर इंडस्ट्रियल सर्किट में अधिकतम स्वीकार्य वोल्टेज ड्रॉप घोषित सप्लाई वोल्टेज के खालिस्तान से अधिक नहीं होने चाहिए। तो जो पावर इंडस्ट्रियल है सर्किट, इनमें कितने से ज़्यादा सप्लाई घोषित नहीं होने चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5%। जी दोस्तों, 5% से ज़्यादा इसकी जो सप्लाई जो है नहीं होना चाहिए। तो चलिए ये तो था फर्स्ट का सही आंसर। अब बढ़ देते हैं सेकंड का आंसर। सेकंड में है ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा होता है। तो ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में प्रयुक्त होने वाला रसायन जो है वो होता है सिलिका जेल। ये दोस्तों सिलिका जेल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ट्रांसफार्मर का जो ब्रीदर होता है, इससे प्रयुक्त होने वाला जो रसायन है उसका नाम है सिलिका जेल। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है सरफेस कॉन्डुइट वायरिंग में सैडल्स को खालिस्तान से अधिक अंतराल पर नहीं फिक्स किया जाना चाहिए। हालांकि जहां बैंड व अन्य फिटिंग का उपयोग किया जाता है उन्हें उन फिटिंग के केंद्र से खालिस्तान दूरी पर किसी भी ओर फिक्स किया जाना चाहिए। तो इसका जो है सही आंसर क्या होना चाहिए आपको बताइएगा। जो ये आपके चारों ऑप्शन, तो चलिए इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 1.2 मीटर और सेकंड वाले केंद्र से 30 सेंटीमीटर दूर पर किसी भी ओर फिक्स किया जाना चाहिए। तो ये तो इसका सही आंसर था। चलिए देख लेते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन, जैसे पूछा गया है मैगर के द्वारा वायरिंग इंस्टॉलेशन की टेस्टिंग के समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण अपनाई जाने वाली सावधानी कौन सी होती है। तो सावधानी बताना है आपको। तो जो कि सावधानी आपको चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, तो इनमें से आपको एक नया ऑप्शन चुनना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेन पावर सप्लाई को स्विच ऑफ करना। क्या है? मेन पावर सप्लाई को स्विच ऑफ करना, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, वह डिवाइस जो ट्रांसफार्मर टैंक में अत्यधिक ऑयल वेपर्स पर कार्य करती है और यह किसी प्रकार की त्रुटि होने पर ट्रांसफार्मर को तत्काल सर्किट से कट कर देती है, क्या कहलाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वोकोल्ड रिले। क्या हो जाएगा? वोकोल्ड रिले, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है IGBTS के माध्यम से पंच में खालिस्तान टाइम होता है। तो माध्यम से पंच में कितना टाइम होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फास्टर टर्न ऑफ। क्या हो जाएगा? फास्टर टर्न ऑफ जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका क्वेश्चन में लिखा हुआ है आउटपुट वोल्टेज का नो लोड से फुल लोड पर प्रतिशत परिवर्तन ट्रांसफार्मर का खालिस्तान कहलाता है। या दोस्तों, आउटपुट वोल्टेज का नो लोड से फुल लोड पर प्रतिशत परिवर्तन ट्रांसफार्मर का खालिस्तान कहलाता है। बताना है आपको इस खालिस्तान में क्या भरा जाएगा। या दोस्तों आपने सही जवाब दिया, वोल्टेज रेगुलेशन जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। ट्रांसफार्मर क्या कहलाता है? ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। चलिए 8 नंबर के क्वेश्चन में अपन देख लेते हैं, जिसमें लिखा हुआ है मूविंग कॉइल वोल्टेज की सेंसिटिविटी को खालिस्तान के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो जो मूविंग कॉइल वोल्टेज वोल्ट मीटर है, इसकी सेंसिटिविटी को किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है? जिसको किया जाता है ओम प्रति वोल्ट। या दोस्तों ओम प्रति वोल्ट, ओम प्रति वोल्ट इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। खालिस्तान लिखा हुआ है 9वें क्वेश्चन में, खालिस्तान का कार्य ट्रांसफार्मर टैंक में ऑयल के एक्सप्रेशन या कॉन्स्ट्रक्शन पर ऑयल लेवल बनाए रखना होता है। तो क्या कितना बनाए होता है? ये कहलाता है कंजर्वेटर। ये दोस्तों कंजर्वेटर का जो कार्य होता है वो ट्रांसफार्मर टैंक में ऑयल के एक्सप्रेशन या कॉन्स्ट्रक्शन पर ऑयल लेवल बनाए रखना होता है। अब 10वें नंबर का क्वेश्चन आ गया है, जिसमें पूछा गया है कंट्रोलिंग टॉर्क एक्ट तथा बैलेंस दोनों के डिफेक्ट होने पर इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का
पॉइंटर खालिस्तान में आता है। तो किस में आता है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेस्ट। यहाँ दोस्तों रेस्ट में आता है। जो कंट्रोलिंग टार्क एक्ट का बैलेंस दोनों डिप्लोमेंट होने पर जो होता है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसका पॉइंट जो है रेस्ट में आ जाता है। चलिए दोस्तों इस प्रकार से अपना 11वां क्वेश्चन आ गया है। आपको बता दें यदि आप वीडियो देख रहे हैं, आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आ रही हो तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाते हैं तो हम चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक कम से कम शेयर तो करें, क्योंकि इसको देखने का आपको कोई पैसा नहीं लग रहा है तो कम से कम आप इसको शेयर तो कर ही सकते हैं। यदि आप शेयर करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिक बहुत अच्छे से लर्न हो जाएंगे और इनसे पेपर में आपके कई क्वेश्चन फंसेंगे भी और समय बनेंगे। यदि आप थोड़ी इतनी कंजूसी कर लेते हैं कि बिल्कुल शेयर भी नहीं करते हैं, अच्छे लाइक भी नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि आप इसको देख लो फिर भी आपको इसका कोई फायदा ना मिले, मतलब पेपर में आ भी जाए तो हो सकता है आपको भूल जाए। इसलिए इतना तो आप कर ही सकते हैं, कम से कम लाइक तो कर ही सकते हैं। चलिए देख लेते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन। 11वें नंबर पूछा गया है PMMC इंस्ट्रूमेंट का उपयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है। तो PMMC का इंस्ट्रूमेंट का जो उपयोग है इसका किसके लिए उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है DC मेजरमेंट के लिए। किससे किया जाता है, DC मेजरमेंट के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन पूछा गया है सेल में एनोड मड कहाँ संग्रहित होता है। तो जो सेल होता है उसमें जो एनोड मड होता है वो एनोड रॉड के नीचे ही संग्रहित होता है। कहाँ होता है, एनोड मड जो है वो एनोड रॉड के नीचे ही संग्रहित होता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन जैसे पूछा गया है डीसी मोटर की रोटेशन की दिशा खालिस्तान के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो जो इसकी दिशा जो है वो अपन लोगों की फ्लोएम के बाएं हाथ के नियम के अनुसार जो डीसी मोटर है इसकी रोटेशन की दिशा है वो फ्लोएम के बाएं हाथ, ये दोस्तों बाएं मतलब उल्टे हाथ की दिशा की ओर निर्धारित की जाती है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं 14वें नंबर का क्वेश्चन। 14वें नंबर का क्वेश्चन है लाइट फैन सब सर्किट में अधिकतम लोड कितना होता है। यह दोस्तों लाइट फैन सब सर्किट जो होता है उसमें सबसे ज्यादा लोड कितना होता है, तो सबसे ज्यादा लोड होता है 800 वाट। यह दोस्तों 800 वाट इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक तथा सेकेंडरी वाइजिंग होती है, कितनी होती है ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और सेकेंडरी वायरिंग, तो इसकी जो वाइंडिंग जो प्राथमिक और सेकेंडरी होती है वो होती है इंडक्टिविटी लिंक्ड। ये दोस्तों बी अपना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इंडक्टिवली लिंक्ड जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन जैसे पूछा गया पावर केबल्स में प्रयुक्त होने वाले स्वचालक का आकार किस पर निर्भर करता है। या दोस्तों पावर केबल्स में प्रयुक्त होने वाले स्वचालक का आकार जो है वो अपना ले जाए जाने वाले करंट पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, ले जाए जाने वाले करंट पर निर्भर करता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन जो है आईई नियमों के अनुसार घरेलू वायरिंग में इस्तेमाल किए जाने वाले तांबे के तार का न्यूनतम मतलब सबसे कम आकार इससे नहीं कम नहीं होना चाहिए। ये बताया गया है कि इससे भी फिर और कम नहीं होना चाहिए, सबसे न्यूनतम कितना होता है ये बताना है अपन को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1/1.12 मिलीमीटर, इससे छोटा और नहीं होना चाहिए, मतलब 1.12 मिलीमीटर से छोटा नहीं होना चाहिए। पीवीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो ये तो आप सभी को पता होगा मेरे ख्याल से। इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये दोस्तों पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका बी जो है, बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा पूछा गया है इलेक्ट्रिक आयरन में हीटिंग कॉइल को धातु की बॉडी से निम्न में से किसका उपयोग करते हुए अलग किया जाता है। तो किससे अलग किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माइका फिल्म। या दोस्तों माइका फिल्म इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। माइका फिल्म जो है इलेक्ट्रिक आयरन में हीटिंग कॉइल को धातु की बॉडी से माइका फिल्म को ही अलग करते हुए इसका उपयोग अलग से किया जाता है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन पूछा गया है खालिस्तान वायरिंग के प्रमुख लाभों में से यह लाभ है कि सभी जॉइंट स्विचों तथा लैंपों पंखों पर रखे होते हैं जो किसी प्रकार की त्रुटि होने पर निरीक्षण के लिए अधिगम होते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना लूप इन सिस्टम। ये दोस्तों लूप इन सिस्टम जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लूप इन सिस्टम वायरिंग में इसका प्रमुख लाभ होता है कि इसमें सभी जॉइंट जो है अपन उनको पर रखे होते हैं और इस प्रकार की कोई भी त्रुटि होने के निरीक्षण के लिए अधिगम होते हैं। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन जैसे पूछा गया है वायरिंग सिस्टम में खालिस्तान से कम व्यास वाली कोई भी स्टील कॉन्डुइट का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो मिनिमम कितनी व्यास वाली अपनी जो है स्टील की कॉन्डुइट ले सकते हैं, तो इसके लिए जो अपन लेते हैं वो ले सकते हैं 12.7 मिलीमीटर। या दोस्तों 12.7 मिलीमीटर अर्थात 12.7 मिलीमीटर से कम की अपन को कोई भी कम व्यास वाली स्टील की कॉन्डुइट नहीं लेना है। ठीक है, चलिए देखते हैं 22 नंबर का क्वेश्चन जैसे पूछा गया ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट
हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी ये बताना है आपको। तो इसके लिए आपको ऑप्शन डी भी दिख रहे हैं, तो इसमें ऑप्शन आपको कर ही लिया होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डीसी सप्लाई दी जाए। मतलब ट्रांसफार्मर की जो प्राथमिक वाइंडिंग होती है उसमें शॉर्ट सर्किट यदि हो जाएगी तो अपन को कौन सी सप्लाई देना पड़ेगा, डीसी सप्लाई दी गई होगी, तो इसमें जो है शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा ट्रांसफार्मर जिसका इंड्यूस्ड जो है सेकेंडरी वोल्टेज उसके अप्लाइड वोल्टेज के बराबर होता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। क्या हो जाएगा, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं 24 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया है ट्रांसफार्मर को खालिस्तान रेट किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर को क्या रेट किया जाता है, केवीए रेट किया जाता है। ट्रांसफार्मर को जो है किलोवाट एम्पियर के हिसाब से अपन को रेट किया जाता है। ट्रांसफार्मर की टैपिंग सामान्य रूप से किसमें दी जाती है, तो ट्रांसफार्मर की जो टैपिंग है वो सामान्य रूप से एलवी साइड के द्वारा दी जाती है। किसके द्वारा दी जाती है, एलवी साइड के द्वारा दी जाती है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर का शॉर्ट सर्किट टूल निम्न को निर्धारित करता है। तो ट्रांसफार्मर जो शॉर्ट सर्किट टूल है वो किसको निर्धारित करता है, तो वो निर्धारित करता है कॉपर लॉस को। कॉपर लॉस को निर्धारित करता है शॉर्ट सर्किट टूल। ठीक है, तो कॉपर लॉस इसका सही आंसर हो जाएगा। वोल्टमीटर के लिए मल्टीप्लायर क्या होता है, तो वोल्टमीटर के लिए मल्टीप्लायर जो है, वोल्टमीटर के लिए मल्टीप्लायर जो इसमें आएगा वो आ जाएगा मीटर मूवमेंट के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध। अर्थात ऑप्शन ए इसका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मीटर मूवमेंट के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का है जब कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के दो इनपुट फेज के बाहर 90 अंश के समान एम्पलीट्यूड के सिनुसॉइड है तो उत्पन्न पैटर्न क्या होगा, तो उत्पन्न पैटर्न जो होगा वो होगा वृत्त होगा। ये दोस्तों वृत्त जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें निम्न में से किसे कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का हृदय माना जाता है। तो ऑसिलोस्कोप का हृदय किसे माना जाता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर की वाई सेकेंडरी में फेज करंट आई एम्पियर पर लाइन करंट आई सी निम्नसार जुड़े होते हैं। तो किस प्रकार से जुड़े होते हैं, तो जुड़े होते हैं आई ई बराबर आई पी एच। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगला 31 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। ELCB का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो ELCB का जो उपयोग है वो अपन लोग करते हैं पर्सनल शौक के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, पर्सनल शौक के लिए करते हैं। तो यदि अभी तक भी आपने हमारी वीडियो को जो है लाइक नहीं किया है तो उसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। बता दे रहे हैं, आप देखते हैं 32 नंबर का क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछा गया है कैपेसिटर फिल्टर युक्त फुल वेव रेक्टिफायर का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है। तो इसका जो उपयोग है वो किया जाता है रेक्टिफिकेशन तथा रिपल फिल्टरिंग के लिए। यह दोस्तों रेक्टिफिकेशन और रिपल फिल्टरिंग के लिए इसका उपयोग जो है किया जाता है। अगला क्वेश्चन है एनालॉग मल्टीमीटर में खालिस्तान का मापन नॉन लाइनर स्केल पर किया जाता है। जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रतिरोध, और प्रतिरोध इसका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। खालिस्तान की कार्यप्रणाली अवशेषी धारा पर आधारित होती है। तो 34 नंबर में पूछा गया है कि खालिस्तान में क्या बोलेंगे, आपकी कार्यप्रणाली अवशेषी धारा पर आधारित होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी ELCB। ELCB की जो कार्यप्रणाली होती है वो अवशेषी धारा पर आधारित होती है। फिर पूछा गया है यदि 10:1 ट्रांसफार्मर को 20 वोल्टेज डीसी की सप्लाई दी जाए तो सेकेंडरी वोल्टेज कितना होगा। तो इसको अभी सॉल्व करके बताएंगे, डायरेक्ट आपको बताएंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0। जी दोस्तों, ये सिन में कन्वर्ट हो जाएगी तो इसकी जो सेकेंडरी वोल्टेज हो जाएगा वो 0 ही आएगा। चलिए देख लेते हैं 36 नंबर क्वेश्चन जिससे पूछा गया खालिस्तान राशियों के मापन के लिए इंडक्शन टाइप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए किसका उपयोग किया जाता है, इसके लिए है AC। यह दोस्तों AC अल्टरनेट करंट की राशियों का जो मापन है इंडक्शन टाइप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है। DC के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता, DC इसको नहीं नाप पाता है। चलिए देखते हैं 37 रिपल फिल्टरिंग के लिए खालिस्तान का उपयोग किया जा सकता है। तो रिपल फिल्टरिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है, रिपल फिल्टरिंग के लिए कैपेसिटी जो रहता है उसका उपयोग किया जाता है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर के कोर लॉस का निर्धारण खालिस्तान के उपयोग द्वारा किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर के कोर लॉस का जो निर्धारण है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो आपको बता दें ओपन सर्किट टेस्ट के द्वारा किया जाता है। ओपन सर्किट टेस्ट के उपयोग द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है डायनेमोमीटर इंस्ट्रूमेंट का उपयोग मुख्य रूप से खालिस्तान के रूप में किया जाता है। तो डायनेमोमीटर इंस्ट्रूमेंट का उपयोग जो है मुख्य रूप से आप लोग करते हैं वाट मीटर के रूप में। ठीक है, वाट मीटर के रूप में करते हैं।
तो अब इसका 39 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। 40 नंबर क्वेश्चन आ गया जिसमें पूछा गया है एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में निम्न में से कौन सा कोर्स मूविंग सिस्टम को इसकी फाइल पोजीशन में विरामावस्था में लाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डैम्पिंग फोर्स। या दोस्तों ए ऑप्शन को सही हो जाएगा। डैम्पिंग फोर्स जो है ये एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में से फोर्स मूविंग सिस्टम को इनकी फाइल पोजीशन में विरामावस्था में लाता है। तो डैम्पिंग फोर्स इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है इंसुलेशन रेजिस्टेंस का मापन जो है किसके द्वारा किया जाता है। तो ये किया जाता है मैगर के द्वारा। ये दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है, मैगर। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है 1:1 टर्न रेशियो के डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर में खालिस्तान बताना क्या होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्राइमरी लाइन वोल्टेज की अपेक्षा सेकेंडरी लाइन वोल्टेज अधिक होती है, मतलब सेकेंडरी लाइन जो वोल्टेज होगी वो ज्यादा होगी यदि 1:1 में करते हैं। तो 0.2 ओम आर्मेचर रेजिस्टेंस वाले बिना स्टार्टर वाले 220 वोल्टेज 10 HP शंट का स्टार्टिंग करंट कितना होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 11 एम्पियर। जो दोस्तों 11 एम्पियर होता है। कितना होता है, 11 एम्पियर होता है। वोल्टेज तथा ट्रांसफार्मर के ट्रांस के मध्य क्या संबंध होता है। तो इसके मध्य संबंध बताना है अपन को। संबंध होता है V1/V2 बराबर N1/N2। ठीक है, V1/V2 बराबर N1/N2 जो है अपना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डीसी मोटर में 3 पॉइंट स्टार्टर का आरंभिक प्रतिरोध खालिस्तान से जुड़ा होता है। जिस खालिस्तान में आपको क्या बनना है इसमें भरोगे आप डी ऑप्शन फील्ड वायरिंग के श्रेणी क्रम। ये दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। डीसी मोटर में 3 पॉइंट स्टार्टर का आरंभ जो प्रतिरोध होता है वो फील्ड वायरिंग की श्रेणी क्रम में होता है। 46 नंबर क्वेश्चन है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की कोर में फ्लक्स जो होता है वो फ्लक्स कितना होता है। तो शुद्ध रूप से अल्टरनेटिंग होता है। ये दोस्तों ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। शुद्ध रूप से अल्टरनेटिंग जो है इसका होता है। चलिए देख लेते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। 47 में पूछा गया है वे दो चीजें जो ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए समान होती हैं क्या कहलाती है, निम्न होती हैं। तो निम्न में बताना क्या होती हैं। जिसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एम्पियर टर्न और प्रति टर्न ओवर प्रति टर्न वोल्ट। ठीक है, तो एम्पियर टर्न और प्रति टर्न वोल्ट जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए देख लीजिए 48वें नंबर में ट्रांसफार्मर एक कार्यक्षम डिवाइस होता है। क्यों होता है, तो क्योंकि यह एक स्टैटिक डिवाइस होता है। और आप सभी से बता दें कि यदि आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम जा रही हो या फिर कोई भी बदलाव जो है आप चाहते हो, यदि कोई नई चीज इसमें जुड़ाना चाहते हो या कोई चीज आपके मन में आ रही हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख करके बताइएगा। और आप बता दें इसके बाद हम जो है इसके आपको मॉडल पेपर भी डालेंगे। ये तो अभी सेमेस्टर वाइज में थे, अब इसका आपको मॉडल पेपर डालेंगे कि किस प्रकार का पेपर जो है इस बार आ सकता है। जो मोस्ट क्वेश्चन है वो सब आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो इस चैनल पर बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि जैसे ही हम वीडियो डालते हैं तो तुरंत आप तक जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए देख लेते हैं 49वें नंबर क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है जब ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी शॉर्ट सर्किटेड होता है तो प्राइमरी इंडक्टेंस क्या होता है। तो चलिए इसमें क्या होता है, इसमें कमी आ जाती है। क्या होता है, इसमें कमी आ जाती है। और लास्ट नंबर क्वेश्चन है FET में जो है क्या होता है। तो FET का बताना है अपन को। FET काल में तो इसमें जो है हार्ड इनपुट इम्पीडेंस होता है। क्या होता है, हार्ड इनपुट इम्पीडेंस होता है। मतलब ये ऑप्शन को सही आंसर है। FET में हार्ड इनपुट इम्पीडेंस होता है। तो इस प्रकार से आपकी 50 से 50 क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के हो गए हैं। और इसके बाद इंप्लीमेंटेशन स्किल के भी आपको क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। और यदि आप कहेंगे तो आपको और भी जो भी आपको कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो उसको बता दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप वीडियो में बने रहे, इसके लिए धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा। और इसके बाद हम आपको जो है मोस्ट क्वेश्चन की जो है मॉडल पेपर प्रोवाइड करा देंगे, उसकी वीडियो बना देंगे और इस प्रकार से आपको मिल जाएगी। तो नोटिफिकेशन को ऑन रखिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।